नमस्कार, आज 10 अप्रैल की तारीख और दिन सोमवार है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मैं हूं प्रेरणा। आज के पॉडकास्ट में बात अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास गृह मंत्री के दौरे से लेकर दलाई लामा की माफी और क्रिकेटर रिंकू सिंह की। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। वीवीपी योजना का किया उद्घाटन। जानेंगे क्या है वीवीपी योजना और क्या ये भारत की चीन को चुनौती देने की तैयारी है। इस सवाल का भी तलाशेंगे जवाब। बॉर्डर पे जो गांव हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो एक तरह से आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो सूचना पहुंचाने में भी उनकी एक बहुत क्रिटिकल भूमिका होती है उन लोगों की। अरुणाचल प्रदेश में भारत की नई तैयारी से किस दिशा में जाएंगे चीन के साथ रिश्ते, इसका भी करेंगे विश्लेषण। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हमारे सीमा पे, उसको रिजॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बिना पूरी तरीके से ये चीज आगे नहीं बढ़ सकता है और बार बार ऐसे तनाव आते जाएंगे। दलाई लामा क्यों विवादों में है, ये भी जानेंगे, लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं प्रेरणा से पूरे दिन की कुछ खास खबरें। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के साथी और खालिस्तान समर्थक पप्पलप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि यह गिरफ्तारी पंजाब पुलिस और पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस के संयुक्त अभियान के तहत हुई है। वहीं पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह ने बताया है कि पप्पलप्रीत सिंह पर एनएसए लगाया गया है और उनके खिलाफ 6 केस दर्ज किए गए हैं। पप्पलप्रीत सिंह अमृतसर के रहने वाले हैं और 18 मार्च के बाद से दावा किया जा रहा था कि वो अमृतपाल सिंह के साथ ही फरार थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर के एक बाजार में धमाके की खबर है। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि एक पुलिस वाहन को निशाना बनाया गया था। धमाके में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं कई घायल हैं। एक पुलिस अधिकारी ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि वाहन कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक का था और कंधारी बाजार में खड़ा था। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का कहना है कि मिन्स्क में रूसी रक्षा मंत्री और उनके बीच इस बात को लेकर सहमति हुई है कि बेलारूस के खिलाफ आक्रामकता की स्थिति में रूस उसकी रक्षा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे वे उनका अपना क्षेत्र हो। В случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь। लुकाशेंको कह रहे हैं कि यदि बेलारूस पर हमला होता है तो रूसी संघ अपने क्षेत्र की तरह बेलारूस की रक्षा करें। हमें इस तरह की गारंटी चाहिए। दरअसल 1990 के दशक में इसकी कमोबेश चर्चा होती थी। अब पश्चिम जो कर रहा है उसके कारण उसे भुला दिया गया है। अमेरिका हमें कौन सी सुरक्षा गारंटी प्रदान कर सकता है? कोई नहीं। हमारे प्रति आक्रामकता भड़काने के अलावा हमें अपने रूसी भाइयों से सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहिए। चीन ने ताइवान के पास लगातार 3 दिनों तक सैन्य अभ्यास जारी रखने के बाद आज विराम लगा दिया। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ताइवान पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है तो यहाँ शांति नहीं रहेगी। वहीं ताइवान ने चीन के सैन्य अभियान पर कहा है कि वहीं ताइवान ने चीन के सैन्य अभियान से पहले कहा था कि उसने चीनी जहाज़ों को रोका था। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के कैलिफोर्निया में यूएस हाउस स्पीकर से मुलाकात के बाद शनिवार को सैन्य अभ्यास शुरू किए गए थे। हालांकि यह अभ्यास उतना बड़ा नहीं था जितना पिछले अगस्त में नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद हुआ था। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक छापे के दौरान इजरायली सैनिकों ने एक 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी है। इजरायली सेना का कहना है कि वे जेरिको के पास एक शरणार्थी शिविर में काम कर रही थी। वहीं चीन के 2 सबसे हाई प्रोफाइल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल की सजा सुनाई गई है। शू जियांग और डिंग जियस्की नाम के दोनों ही कार्यकर्ता सरकार में पारदर्शिता लाने और नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। इनमें से एक कार्यकर्ता को 12 साल और दूसरे को 14 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों ने न्यू सिटीजन मूवमेंट नाम का एक संगठन बनाया था। इसके तहत वो सरकारी अधिकारियों से संपत्ति की जानकारियां साझा करने की मांग समेत कई दूसरे मुद्दों को उठाते थे। दोनों ही कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है। बीबीसी से बात करते हुए डिंग जियस्की की पत्नी ने कहा, I'm pretty confident
we will get them out earlier. But वो कह रही हैं कि मुझे पूरा विश्वास, माफ़ कीजिएगा, वो कह रही हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम उन्हें पहले ही बाहर निकाल लेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें CCP यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से छुटकारा पाना होगा। हमें इस सरकार से लड़ना है और इस तानाशाही सरकार को कुचलना है। BBC हिंदी का ये न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। ये पॉडकास्ट सोमवार से शुक्रवार भारतीय समय अनुसार रोजाना शाम 7:30 बजे लाइव होता है। इसे bbchindy.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ BBC हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। तो शायद पॉडकास्ट में अब बड़ी खबर की बात करते हैं, बिल्कुल। और आज की बड़ी खबर रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश का दौरा। बिल्कुल प्रेरणा, और गृह मंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरान वो जो हो रहा है उसमें उस दौरान हो रहा है जब चीन ने हाल ही में जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी जिसे LAC कहा जाता है उससे लगे अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की थी। और चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 11 जगहों के नाम जो है वो चीनी, तिब्बती और पिनयिन भाषा में रखे जाने को मंजूरी दी है। हालांकि भारत ने चीन के इस कोशिश को खारिज भी कर दिया था। जी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। नए नाम रखने के प्रयासों से ये सच्चाई नहीं बदलेगी। ये सच्चाई नहीं बदलेगी। और विदेश मंत्रालय जब भी इस तरीके की बात चीन ने कही है, क्योंकि चीन बहुत पहले से ऐसे कई बार कर चुका है, नाम बदलता रहा है और विदेश मंत्रालय बार बार इस बात का खंडन करता, खारिज करता है, लेकिन अब जो एक बदलाव हुआ वो बड़ी बात थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय के बयान के बाद अब सीधा गृह मंत्री अमित शाह जो है LAC चले गए और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उससे लगे जो अंजाव ज़िला है अरुणाचल प्रदेश का, उसके किबीथू गांव पहुंचे। किबीथू ये वही गांव है प्रेरणा जिसने भारत चीन के बीच 1962 के युद्ध को करीब से देखा था। तो अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश और किबीथू गांव की जो है बहुत तारीफ की है। भारत में सूर्यदेव का सबसे पहला किरण जिस धरती पर पड़ता है उसको भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था। वहां से लेकर आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है। और आज मैं यहाँ पर हूँ जो भारत माता के माथे के मुकुट का एक तेजस्वी और दैदीप्यमान मणि है, वो धरती पर हूँ। मैं आज सच अर्थ में यहाँ आकर बहुत प्रसन्न और खुश हूँ। बहुत प्रसन्न और खुश हैं, ये बोल रहे हैं अमित शाह। प्रेरणा, इसके अलावा अमित शाह ने जो है वो अरुणाचल प्रदेश और LAC को लेकर, LAC की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि पहले जो है वो एक तरीके से इंच ज़मीन चली जाती थी लेकिन अब वो नहीं जा सकती, क्योंकि भारत की सेना और ITBP जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है वो एकदम मुस्तैद है। उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर भी कुछ कहा है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ITBP और भारतीय सेना यहाँ पर उपस्थित है। शायद गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी VVP की शुरुआत भी की है। इस योजना पर 4800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये 4800 करोड़ मतलब बहुत बड़ी रकम है। और ये क्या प्रोग्राम है, इससे भारत को क्या हासिल होगा, ये भी बहुत जानना जरूरी है प्रेरणा। और लोग जानना चाहेंगे कि ये क्या है, क्योंकि LAC पे जाके उद्घाटन किया है और दूसरी तरफ चीन ने भी कुछ दिनों पहले इस तरीके के कदम उठाए थे कि हमारे यानी भारत के हिस्से को लेकर उसके नाम बदले थे 11 जगहों के। तो इस प्रोग्राम से क्या हासिल होगा, ये बहुत जानना ज़रूरी है। और इसी की जानकारी के लिए मैंने बात की है BBC संवाददाता राघवेंद्र राव से। देखिए, ये एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके तहत केंद्र सरकार ने बहुत बड़े फंड को दरकिनार करके रखा है। 4800 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। इरादा ये है कि भारत की जिन राज्यों की सीमाएं चीन से लगती हैं उन सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट दिया जाए। उन सीमाओं पर जो गांव हैं अभी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को सुधारा जाए, वहाँ से लोगों का पलायन ना हो, लोग वहाँ पे गांव में रहना जारी रख सकें
और इरादा इसके पीछे सीधा सीधा सरकार का यही है कि जो लोग उन गांवों में रहते हैं, सीमावर्ती गांवों में, वो एक तो वहाँ पे टिके रहें और साथ ही साथ ये नए डेवलपमेंटल वर्क्स जाने की वजह से रोजगार बढ़े और भी लोग और भी गांव वहाँ पे बस सकें। तो इसे क्या केवल ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित है ताकि टूरिज्म बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और बाकी चीजें होती हैं, या बिल्कुल कुछ? बिल्कुल मूलभूत सेवाओं की बात है कि आप सड़क संपर्क मार्गों को सुधारिए बॉर्डर एरियाज तक पहुंचने के लिए। उदाहरण के तौर पे देखें तो अरुणाचल में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, सुधार आया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां सड़क नहीं जाती है, या अगर सड़क जाती भी है तो वो बहुत बुरी हालत में है और वहां तक पहुंचना ही इतना मुश्किल है। तो इरादा यही है कि एक तो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, बेसिक फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिल सकें, पीने का पानी उन्हें मिल सके, बिजली मिल सके और रोज़गार के उनको वहाँ पे ज़रिए निकाले जा सकें। अरुणाचल के अलावा ये हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम जो तिब्बत बॉर्डर से लगती हुई और हिमाचल सीमाएं, उन सभी जगहों पर लागू होगा। जी। तो ये इस पूरी जो स्कीम है, ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसमें चीन की सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में करीबन 3000 गांवों की पहचान की गई है। और इसके पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के 455 गांवों की पहचान की गई है, जहां पे ये काम शुरू किया जा रहा है। राघवेंद्र, अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरीके की खबरें आती रहती हैं कि चीन भारत के बॉर्डर के नज़दीक बस्तियां बसाता है, घर बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है, उसमें सिविल और आर्म्ड फोर्सेस दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, क्या भारत भी उसी दिशा में है? बिल्कुल, और ये खबरें पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि चीन जिस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, बिल्ड कर रहा है, जिस तरह से नए गांव बसा रहा है सीमा के इलाके में। और कुछ साल पहले मुझे याद है कि भारत सरकार में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो भारत के सीमावर्ती गांव में अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत ये थी कि रात के समय उन्हें, जब वो सीमा के उस पार देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें बस्तियां दिखती हैं जिनमें बिजली है और उनके अपने घर अंधेरों में डूबे हुए होते थे। ये करीबन 10-12 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंथन हुआ था और एक प्रोजेक्ट सैंक्शन उस समय भी किया गया था कि बॉर्डर विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई किया जाए, कि वहाँ के गाँवों में बिजली पहुँचे, ताकि सरकार का एक लगातार ये थिंकिंग रही है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कि बॉर्डर पे जो गांव हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो एक तरह से आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो सूचना पहुंचाने में भी उनकी एक बहुत क्रिटिकल भूमिका होती है उन लोगों की। तो अगर बॉर्डर पे ही अगर आपके लोग नहीं रहना चाहेंगे या बहुत कम लोग रह रहे हैं या लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो अभी ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, इसके तहत सरकार की मंशा यही है कि सीमावर्ती इलाकों में गांव जो हैं उन्हें और अच्छी सुविधाएं दी जाएं ताकि लोग वहां पे रहना कंटिन्यू कर सकें। तो ये थे बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव प्रेरणा, जो बता रहे थे कि सीमा पर गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा होना और उनका विकसित होना कितना जरूरी होता है। तो चीन जो है, शायद अगर हम इस पूरे जो आज हम बात कर रहे हैं इसकी भूमिका पर जाएं, तो चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहा है। वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का इलाका बताता है। भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण को लेकर शिमला में ब्रिटिश हुकूमत और तिब्बत की सरकार के बीच समझौता हुआ था और एक सीमा रेखा खींची गई थी जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तिब्बत पर चीन के कब्जे और 1962 में जंग के बाद चीन ने इस मैकमोहन रेखा को खारिज कर दिया था। और चीन का कहना है कि चीन ने इसलिए खारिज किया प्रेरणा क्योंकि उसका कहना है कि भारत सरकार से उसका कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि जो समझौता ब्रिटिश गवर्नमेंट से हुआ था वो तिब्बत की सरकार से था। और अगर भारत चीन की सीमा की बात की जाए तो ये करीब 3500 किलोमीटर लंबी है, जिसको कहा जाता है वो 3 सेक्टरों में बटी है। और इन 3 सेक्टरों को कैसे बांटा जाता है, यानी अगर तिब्बत के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिमी सेक्टर है यानी जम्मू कश्मीर, जिसकी कुल लंबाई 1597 किलोमीटर है। वहीं मिडिल सेक्टर है यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिसकी लंबाई तकरीबन 545 किलोमीटर है। और फिर आती है पूर्वी सेक्टर, यानी पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी लंबाई 1346 किलोमीटर के करीब है। यानी कि पश्चिमी सेक्टर और पूर्वी सेक्टर में जो है सबसे अधिक जो है सीमा भारत की लगती है चीन के साथ। और पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन भी है, भारत उसको अपना दावा करता है और जो 1962 से जो है चीन के कब्जे में है। और पूर्वी सेक्टर में चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा करता है। और
हमने जैसा कहा कि मैकमोहन लाइन को चीन बिल्कुल नहीं मानता है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो LAC के नज़दीक जो गए हैं और VVP का उद्घाटन किया है, ये एक बड़ा सवाल है। इससे क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ चुनौती आएगी इसके सामने और इससे क्या हासिल होगा, इसका जवाब राघवेंद्र राव दे रहे थे। लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम है प्रेरणा, वो है कि भारत का ये रवैया, ये एक तरीके से इसे जवाब माना भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है, तो क्या ये चीन को कितना चुभेगा, ये एक सवाल है। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की है मुंबई की सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज की असिस्टेंट प्रोफेसर सोहेली चटराज से। ये जो चीन द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलने का एक प्रयास चीन ने किया है, ये कोई नई बात नहीं है। चीन ने पहले भी किया है और बार बार किया है। पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश पर चीन के जो दावे हैं, ये कोई वैध चीज नहीं है। और इस मौके पे भारत के गृह मंत्री जी अगर कोई भारत के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अरुणाचल प्रदेश विजिट करते हैं, इसमें चीन को भारत के गृह मंत्री के भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के राज्य पे विकास के कोई भी प्रोग्राम उद्घाटन के लिए जाने पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं बनता है। पर हाँ, चीन ने बार बार ये किया है और हम देखे कि स्पेशली जो गलवान का इंसिडेंट था, जो हमारे 2020 के 5 में हुआ, उसके बाद जो 2022 के दिसंबर में भी हुआ है, तो उसके बाद से भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पे जो क्लैशेस है वो लगातार बढ़ते गया है। तो अभी ऐसे हमने बीच में ये भी देखा है कि चीन ने भारत के जो जर्नलिस्ट थे उनके भी वीसा सीज किया है। तो ऐसे मौके पे मुझे नहीं लगता कि भारतीय गृह मंत्री के वहां जाने पर चीन की कोई अधिकार है इसमें आपत्ति जताने का, और ना ही ये कोई चाइना के प्रति डायरेक्टेड कोई मूव है। और इसमें इंडियन होम मिनिस्ट्री का पूरा हक बनता है कि उनके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दौरान अरुणाचल प्रदेश पे जाना। जो दो देशों के रिश्ते होते हैं और उसमें दोनों तरफ से ये कदम उठाए जाते हैं जो एक दूसरे को नाराज करें, तो क्या इंडिया चाइना के रिश्तों में और खटास आएगी इन फैसलों से? हाँ, अगर दोबारा से खटास की हम बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में जबकि भारत चीन के संबंध जिस वक्त मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, तब भी उस वक्त भी भारत और चीन की एक दूसरे से गहरी निर्भरता रहा है, स्पेशली इकोनॉमी में। बट हमारे विदेश मंत्री जी ने भी बार बार ये चीज जाहिर किया है कि सिर्फ हम लोग इकोनॉमी के ऊपर बेस पे अपना रिश्ता को बेहतर नहीं बना सकते हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोला है कि जिन जगहों से LOC में जिन जगहों से पीछे हटना संभव है, वो सब जगहों से इंडिया ऑलरेडी रिट्रीट कर चुका है। लेकिन भारत चीन संबंध को अगर सार्थक रूप में आगे बढ़ना है तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हमारे सीमा पे, उसको रिजॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बिना पूरी तरीके से ये चीज आगे नहीं बढ़ सकता है और बार बार ऐसे तनाव आते जाएंगे। जैसे हम लोग देख रहे थे कि इस साल के शुरू से हमारे मल्टीलैटरल फोरम्स जो है, स्पेशली SCO और G20 के अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, जैसे आप स्पोर्ट्स देख लीजिए, कल्चर देख लीजिए, और इकोनॉमिक फोरम्स पे, मल्टीलैटरल फोरम्स पे भारत और चीन के संबंध जो है वो काफी मजबूत है। और स्पेशली अगर आप ये देखना चाहे कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ये दोनों देश काफी जगहों पे अच्छा संबंध रखे, पर जब तक हमारे ये बॉर्डर की इशू नहीं रिजॉल्व होता है तो ऐसे तनाव भारत और चीन के बीच में बार बार आते जाएंगे और इससे हमारे संबंध को पूरी तरीके से हम आगे बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये थी चीन मामलों की जानकार सोहेली चटराज जो बता रही थी भारत और चीन के रिश्ते कैसे सामान्य हो सकते हैं। और शायद सबसे जो अभी नई बात यह है कि चीन ने अमित शाह के दौरे पर एक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जो अमित शाह का दौरा है ये चीन की संप्रभुता के खिलाफ है। आप जानते हैं और हमारे कई श्रोता जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश को चीन जंग नान के नाम से
अरुणाचल प्रदेश को बताता है। और उन्होंने कहा कि जो ये दौरा हुआ है, जो भारत के नेता आते रहते हैं वहाँ, ये चीन की संप्रभुता के खिलाफ है। इसके पहले भी हमने देखा है कि वो करते रहे हैं। जैसे 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे तो उसका भी विरोध किया था। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उसका भी विरोध किया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी एक बार गए थे तो भी उसका विरोध किया था। तो हर बार चीन का विरोध होता रहा है भारत की तरफ से। कोई भी अरुणाचल में कोई भारतीय नेता जाता है तो बहरहाल ये बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस पॉडकास्ट को और बीबीसी हिंदी के सभी पॉडकास्ट को आप गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब और फेसबुक पर #BBC दिन भर और #पॉडकास्ट से भी सर्च करके हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आगे पॉडकास्ट में क्या होगा बताते चलते हैं। पापा थोड़ी पिटाई भी लगा देते थे कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है टाइम के साथ। और उन्होंने पढ़ाई को लेके थोड़ी पढ़ाई भी की और अपना मैच भी खेला, पर मैच में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और मेहनत करी खूब। आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के मारकर कोलकाता नाइट राइडर्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत दिलाने वाले रिंकू सिंह के संघर्ष को भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं यूट्यूब और फेसबुक का, जहां पर हमारा ये पॉडकास्ट इस वक्त लाइव है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। शमशाद समस्तीपुरी कहते हैं गृह मंत्री के अनुसार अरुणाचल प्रदेश माथा है, मतलब हमारा जो है हिंदुस्तान का सिर है और ताज है। तौहीद अहमद हैं, कह रहे हैं चीन और भारत पर अच्छी रिपोर्टिंग। वहीं दिलशाद उस्मानी हैं, वो लिखते हैं कि सीमा पर जो गांव आबाद हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वहां से लोग अपना पलायन ना कर सकें। वहीं सुखदेव सिंह हैं, वो कहते हैं कि हमारी सेना बहुत मजबूत है पर सरकार कमज़ोर पड़ रही है। ये उनकी अपनी राय है। कुलदीप सिंह जाखड़ लिखते हैं कि वह सैन्य रूप से हो या राजनीतिक रूप से पिछले 2 साल में भारतीय सेना ने अपनी रक्षात्मक ताकत को मजबूत किया है। वहीं कई लोग हैं, मोहम्मद अमीरुद्दीन हैं, महावीर सिंह हैं, मनोहर चमोली हैं, डॉक्टर देशबंधु हैं, कई लोग हैं जो यूट्यूब पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। मुरसल हुसैन तिर्की कहते हैं चीन भारत से ही कमाता है और फिर आंखें भी भारत को ही दिखाता है। महेंद्र मेसवानिया हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट इज मेकिंग फुल टू इंडियन पीपल अबाउट चाइना बॉर्डर। बालकुमार विरही, राकेश दुबे, रामकुमार रे, शमशाद समस्तीपुरी, DK परमार वो भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं। लगातार कमेंट आ रहे हैं और मैं तो यही कहता हूँ हमेशा कि इसको शेयर भी किया करें। अब हमारे जो जितने लिसनर्स हैं, बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं भारत का ही, और भारत में भी उस शख्सियत का जिस पर चीन की हमेशा नजर रहती है, क्योंकि हम चीन की बात कर रहे थे प्रेरणा भी। जी, तो बात बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की हो रही है, जिनसे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल रात से ही छाया हुआ है शायद। और इस वीडियो में दलाई लामा एक नाबालिग बच्चे के होंठ चूमते और होंठ चूमने के बाद उससे अपनी जीभ लिक करने के लिए कहते सुनाई देते हैं। इस वीडियो के बाहर आने के बाद से दलाई लामा को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर जो है कई यूजर्स जो हैं वो इसे असहज करने वाला बता रहे हैं। वहीं कोई इसे उत्पीड़न का नाम भी दे रहा है, कह रहे हैं कि उत्पीड़न जैसा है। तो ये चौतरफा निंदाओं के बीच जो है दलाई लामा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बच्चे और उसके परिवार से माफी मांगी गई है। दलाई लामा की ओर से जो जारी बयान किया गया है, जो बयान जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। यह वीडियो हाल में हुई एक बैठक का है जिसमें एक बच्चा धर्मगुरु दलाई लामा से कह रहा है कि क्या वो उन्हें गले लगा सकता है। अगर उनके शब्दों से बच्चे और उसके परिवार और दुनिया भर में फैले दोस्तों को दुख पहुंचा है तो वो उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें इस घटना पर अफसोस है। हमारे धर्मगुरु अपने मिलने वाले लोगों को अक्सर इसी तरह निश्चल और मजाकिया लहजे में चिढ़ाते रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर भी और कैमरे के सामने भी। उन्हें इस घटना पर अफसोस है। हालांकि शायद कई लोगों ने दलाई लामा का बचाव भी किया है और ये बात जो कही जा रही है प्रेरणा के, जो कहा गया है कि कई बार जो है दलाई लामा जो इस तरीके की निश्चल तरीके से मजाकिया लहजे में चिढ़ाते रहे, ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं और इसी बिना पर लोग उनका बचाव भी कर रहे हैं। और जो खास तौर पर जीभ दिखाने वाली बात थी जिसमें वो कह रहे हैं कि लिक माई टंग, अगर उनके शब्दों में कहें, तो इसको लोग बचाने के लिए एक परंपरा का हवाला दे रहे हैं तिब्बत की। और शायद इस तिब्बती परंपरा के तहत आप जीभ निकालकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अच्छा, ये एक परंपरा है, तिब्बती परंपरा है जिसमें जीभ निकालकर अभिवादन करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात यह है कि दलाई लामा की वीडियो को अगर आप देखें तो आपको सुनाई देगा कि वे बच्चे से जीभ लिक करने के लिए कह रहे हैं और बच्चा थोड़ा असहज भी नजर आ रहा है। ऐसे में धर्मगुरु नाबालिग बच्चे के साथ जिस तरह से पेश आए हैं, उसने एक नई बहस को छेड़ दिया है और लोग उन पर एक
बहुत बहुत सवाल तरीके के उठा रहे सवाल हैं। उठा रहे हैं। कई एक्टिविस्ट हैं जो सवाल कर रहे हैं कि क्या इस जायज़ है, क्या ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, बच्चे के साथ इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है। लेकिन ये अजीबोगरीब जो तरीके हैं ये कई जगहों पर भी पाए जाते हैं। जी। जैसे अभी तिब्बत की बात कही आपने कि जीभ निकाल के ये अभिवादन किया जाता है। क्या कुछ इस तरीके की और भी कुछ दिलचस्प तरीके हैं? जी, ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ द्वीप है ग्रीनलैंड। बिल्कुल, और वहाँ अभिवादन करने का एक अजीबोगरीब तरीका है। यहाँ के लोग पारंपरिक अभिवादन के लिए सामने वाली की नाक और अपर लिप को अपनी नाक और अपर लिप से दबाते हैं और फिर अपनी सांस छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप फिलीपींस की बात करें तो वहाँ अपनों से बड़ों का अभिवादन करने के लिए आप उनके दाएं हाथ की उंगलियों को अपने माथे से सटाते हैं और कहते हैं मनो और पो। मनो यानी हाथ और पो यानी आदर। तो इस तरीके के अजीबोगरीब अभिवादन करने के तरीके हैं और हर देश के अपनी अपनी एक परंपरा रही है। लेकिन तो, अगर बात करें इन परंपराओं से हटके दलाई लामा पर फिर आए जी। तो उनका भी बहुत विवादों से नाता रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि पहली दफे इस तरीके की कोई विवाद उनसे जुड़ा हो। बीबीसी के साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर कोई महिला दलाई लामा बनती है तो उनका आकर्षक होना जरूरी है। उस पर बिल्कुल जी, बहुत हंगामा मचा उस पर था। बहुत हंगामा भी मचा और फिर बाद में उनके कार्यालय ने उनके शब्दों के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा था कि वो मजाक कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी है और उनकी कही बात से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं शायद तो बीबीसी को दिए एक दूसरे ही इंटरव्यू में दलाई लामा शरणार्थियों पर की गई अपनी टिप्पणी के कारण सवालों के घेरे में आ गए थे। इस इंटरव्यू में वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने तिब्बत लौटने समेत कई मुद्दों पर बात कर रहे थे। उन्होंने शरणार्थियों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यूरोपीय यूनियन के शरणार्थियों को अपने घर लौट जाना चाहिए। और फिर बाद में इस पर भी उनको उन्होंने सफाई देनी पड़ी और फिर वही कहा कि उनकी इस बात को गलत समझा गया। तो विवादों का एक पुराना नाता रहा है और अब जो नया विवाद है इस पर अभी भी बहस जारी है। चलिए अब इन सब विवादों से हटके चलते हैं अब खेल की दुनिया की ओर। अगर मैं खेल की बात करूं तो आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में कल जो है बहुत दो दिलचस्प मुकाबले हुए हैं प्रेरणा, और इन दो दिलचस्प मुकाबलों ने जो है क्रिकेट का रोमांच बढ़ा दिया। पहला मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स का गुजरात टाइटन से और दूसरा मैच था सनराइजर्स हैदराबाद का पंजाब किंग्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो गुजरात के खिलाफ जीत दर्ज की, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज की। लेकिन एक मैच जो पहला मैच था वो पूरे दिन टीवी के पर्दे से लेकर सोशल मीडिया पर छाया रहा और उस छाने में सिर्फ एक शख्स सबसे ज्यादा दिख रहा था हर जगह, सुर्खियों में है, अभी भी है। बिल्कुल, और वो है रिंकू सिंह। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हालांकि 3 विकेट से मैच जीत दर्ज कर दी, लेकिन उस मैच को लग रहा था कि वो मैच निकल चुका है और आखिरी ओवर में क्योंकि जीत के लिए 29 रन चाहिए थे तो माना जा रहा था कि ये मैच शायद जीत भी ना पाए। लेकिन लगभग असंभव मैच था और 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर जो है वो कोलकाता के नाम जो है मैच कर दिया रिंकू सिंह ने। नाबाद 48 रन बनाए। और रिंकू सिंह की अगर हम बात करें तो 2018 से कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े हैं और बीते साल भी जो है वो ऐसी एक पारी खेली थी। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिता गैस वेंडर हैं और वो 6 भाई बहन हैं और क्रिकेट खेलने के लिए उनकी खूब पिटाई भी होती रही है, ऐसा उनकी बहन कह रही हैं। अच्छा। उनकी बहन है नेहा जो उनके बारे में बता रही हैं। जब हम छोटे थे जब से ही भैया को शौक था खेलने का। भैया को इतना शौक था कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर मैच पर ध्यान देते थे। पापा थोड़ी पिटाई भी लगा देते थे कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है टाइम के साथ। और उन्होंने पढ़ाई को लेके थोड़ी पढ़ाई भी की और अपना मैच भी खेला, पर मैच में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और मेहनत करी खूब। और आज उनका नाम इतना रोशन हो गया है कि सब उनका नाम लेते लेते थक नहीं रहे हैं। ये बता रही हैं उनकी बहन नेहा। वहीं रिंकू के कोच रहे हैं मसूद अमीन। वो कहते हैं कि रिंकू का क्रिकेट परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। ये आगे के लिए इंशाल्लाह इंडिया के लिए है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है और ऐसा ही करता रहे। और इससे हमारे जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट के हैं, अलीगढ़ के हैं, उससे सीखने को मिल रहा है बच्चों को और एक बहुत बड़ा योगदान है उसका। इसी पिच पे आप उसको खिलाते थे, यहाँ इसी मैदान पे आपने खिलाया उसको, तो क्या आपको लगता था कि ये बच्चा इतना? हम सोचते थे कि एक दिन इंडिया के लिए ज़रूर खेलेगा और पिछले 5 साल से तो खेल ही रहे हैं। आईपीएल यूपी से तो खेल ही रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। एक मेन बैट्समैन है वो यूपी के लिए, इंडिया ये भी खेल चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो रिंकू सिंह तो प्रेरणा हीरो बन गए। अब अभी आईपीएल का जो मैच चल रहा है उसके बारे में मैं बता दूं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच चल रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले
फील्डिंग का फैसला किया तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खेल रही है। फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली क्रीज पर हैं। विराट कोहली 43 रन बना चुके हैं और फाफ डुप्लेसिस 13 रन बना के क्रीज पर जमे हुए हैं और 7वां ओवर चल रहा है और 58 रन बना चुके हैं बिना कोई विकेट गंवाए। इसका परिणाम क्या होगा कल जानेंगे। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर के इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे स्टूडियो इंजीनियर अजीत सारथी, मुझे यानी प्रेरणा और मेरे साथी मोहम्मद शाहिद को दें इजाजत। नमस्कार।